हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 वसंत भाग 1। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 1 का पाठ 2 बचपन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी को गुजरात में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनका निधन 25 जनवरी 2019 को हुआ है। फ्रेंड्स, चलिए हम पाठ अध्ययन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे पाठ 2 बचपन, पाठ का सारांश। बीती हुई बातों को याद करते हुए लेखिका बताती हैं कि उनके बचपन के दिनों में उनके आसपास का रहन सहन कैसा था। लेखिका ने किसी सरवन नामक बच्चे को अपने बीते दिनों के बारे में बता रही हैं। सरवन नामक व्यक्ति बच्चा ही है, बड़ा नहीं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या काल्पनिक रूप से, पर वह है बच्चा ही। क्योंकि पाठ की शुरुआत में ही लेखिका कहती हैं कि मैं तुम्हारी दादी, नानी, बड़ी बुआ, बड़ी मौसी जैसी हूँ। लेखिका अपने खाने पीने से लेकर मनोरंजन के साधनों तक के बारे में भी बताती हैं। संस्मरण का अर्थ ही यह है कि बीती हुई बातों को याद करना। तो कृष्णा सोबती जी अपने बचपन शीर्षक नामक संस्मरण से अपने बीते हुए दिनों के बारे में बता रही हैं। लेखिका महोदय कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी अर्थात दीदी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी आदि। पर अब मन कुछ ऐसा कहता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग पहनो। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, फिर स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं, जैसे हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन लगाने का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्रिंटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे एक टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी कलर की हुआ करती थी, दूसरा ग्रे कलर का, उसके साथ सफ़ेद कोटी हुआ करती थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी काम में लगते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सर्वर को पुनः संबोधित करते हुए लेखिका महोदय कहती हैं कि सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अर्थात जूते पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदायक हैं। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर रख लिए। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचरी को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते। उन्हें देखते ही मितली होने लगती, अर्थात उल्टी जैसा लगने लगता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती।
तुम्हें बताओ कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पी अर्थात पसंद भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, अर्थात हर घरों में नहीं, कुछ घरों में ही हुआ करते थे। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। लेखिका बताती हैं कि हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा अब पैटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे के खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली के बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच गए। वहां से एक उतरते और माल पर पहुंच जाना। कन्फेक्शनरी अकाउंट पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी लगती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। शिमला के काफल, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी। कसमल, यह भी एक प्रकार का फल है। सोच कर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और अजब चीज़, आग पर भून जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूड़। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो थी तब और वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़े कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते अर्थात छिड़कवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम कदम में उठाने में खासी लय रफ्तार होती। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। रिज अर्थात ढलान वाला स्थान होता है। यह घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। कौन सा मौका मिल जाता है? रिज पर का और घुड़सवारी का। शिमला के बच्चों को कौन से दो मौके मिल जाते हैं? रिज पर मज़े लेने का अर्थात चढ़ने उतरने का और घोड़े पर बैठने का। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत हुआ करते थे। उनकी बात फिर कभी। लेखिका बताती हैं कि जो ननिहाल के घोड़े थे उनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। लेखिका पुनः सर्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते
तो दिखता कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है क्या? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था कि, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। लेखिका कहती हैं कि मेरा चश्मा जो कभी नहीं उतरा, उसकी जिम्मेवार मैं खुद ही हूँ। कैसे खुद हूँ ये भी बताती हैं कि जब आप यानी लेखिका दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। अर्थात लेखिका दिन की रोशनी में पढ़ाई न करके रात में ही ज़्यादातर पढ़ाई करती थी और भी काम किया करती थी। इसकी वजह से लेखिका को चश्मा लग गया। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, और छेड़ते हुए कहा कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपी। सहज अर्थात सरल, सहल अर्थात आसानी से लगाया जाने वाला, सुभीते अर्थात सुंदर वाली हिमाचली टोपियाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट को हम लोग पढ़ के पूरा कर लिए हैं। अब हम करेंगे प्रश्न अभ्यास एक्सरसाइज।